स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जो टॉपिक स्टडी करेंगे वो टॉपिक हमारे पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। पहले हमने मोमेंटम जो पढ़ा था, मोमेंटम की जो डेफिनेशन थी वो थी द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। या तो हम कहेंगे अगर किसी भी बॉडी में मोशन है तो हम कह सकते हैं कि उसके पास मोमेंटम है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है इसकी स्टेटमेंट क्या होगी, तो इसकी स्टेटमेंट से पहले हम लफ्ज़ कंजर्वेशन को देखें। वर्ड कंजर्वेशन का मतलब क्या है? कंजर्वेशन का मतलब है सेम या कांस्टेंट। अगर आपके पास जो इनिशियल वैल्यू है वही अगर फाइनल वैल्यू है तो एक फ़िज़िकल क्वांटिटी की, तो हम कहेंगे वो फ़िज़िकल क्वांटिटी जो है हमारे पास कंजर्व है। कंजर्वेशन का मतलब ये होता है सेम या कांस्टेंट। अच्छा, एक और हमने टॉपिक पढ़ा था, वो था मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ फोर्स। उसमें क्या था, फोर्स का जो हमने फार्मूला पढ़ा था F इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। ये चीज़ हमने पढ़ी थी, मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ फोर्स। अब यहाँ पर देखें, इस फार्मूले का मतलब है अगर किसी भी बॉडी का आप मोमेंटम चेंज करना चाहते हैं तो आप उस बॉडी के ऊपर क्या एक्ट करेंगे? फोर्स एक्ट करेंगे। किसी भी बॉडी का अगर आप मोमेंटम चेंज करेंगे तो हम कहेंगे कि यहाँ पर आप उस बॉडी के ऊपर क्या अप्लाई करेंगे? फोर्स अप्लाई करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा बताएं, अगर फोर्स 0 के बराबर है तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? वो भी 0 के बराबर हो जाएगा। अगर एक बॉडी के ऊपर फोर्स एक्ट ही नहीं हो रही तो मोमेंटम चेंज कहाँ से होगा? मोमेंटम चेंज नहीं होगा। मोमेंटम चेंज नहीं होगा तो हम कह सकते हैं कि मोमेंटम उस सिस्टम का या उस बॉडी का क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा, सेम रहेगा। मतलब अगर मोमेंटम के अंदर चेंज नहीं आ रहा, जो इनिशियल है वही फाइनल, तो हम कहेंगे मोमेंटम जो है वो कंजर्व है। अब यहाँ पर देखें इसकी स्टेटमेंट क्या होगी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की स्टेटमेंट है इट स्टेट दैट द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। सबसे पहले एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, हम मोमेंटम क्यों पढ़ते हैं। अगर फ़र्ज़ करें ये दो मार्कर हैं, इन दो मार्कर की कोलिजन होती है। अब इस कोलिजन को समझने के लिए हम मोमेंटम पढ़ते हैं। अब यहाँ पर अगर आपके पास कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, उस आइसोलेटेड सिस्टम में कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद जो टोटल मोमेंटम होगा सिस्टम का वो हमेशा कंजर्व रहेगा। जो इनिशियल होगा वही फाइनल होगा। अब आइसोलेटेड जो सिस्टम लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है अ सिस्टम दैट हैज़ नो नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना हो, इस सिस्टम को हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। अगर आपके पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है, उस आइसोलेटेड सिस्टम में कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद जो नेट मोमेंटम है, जो टोटल मोमेंटम है, वो हमेशा हमेशा कंजर्व रहेगा। ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जो कोलिजन से पहले होगा वही कोलिजन के बाद होगा, रिजल्ट दोनों का इक्वल होगा, सेम होगा। अब यहाँ पर देखें कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के हवाले से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। कंसीडर टू बॉडीज़ M1 एंड M2। हम दो बॉडीज़ कंसीडर कर रहे हैं। बॉडी ए है हमारे पास, बॉडी बी है, सही है। बॉडी ए का मास है M1 और बॉडी बी का मास है M2। अब यहाँ पर देखें जो बॉडी ए है, वेलोसिटी जिस वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है वो वेलोसिटी है u1, और जो बॉडी बी है वो जिस वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है वो u2 है। और ये u1 u2 हमारे पास इनिशियल वेलोसिटीज़ है बॉडी ए और बॉडी बी की। अब यहाँ पर जो u1 और u2 जो है ये कोलिजन से पहले जो वेलोसिटी है, अब इनकी कोलिजन नहीं हुई, कोलिजन से पहले जो वेलोसिटीज़ हैं u1 और u2, यहाँ पर देखें मूव्स विथ वेलोसिटीज़, इनिशियल वेलोसिटीज़। यहाँ पर ये इनिशियल वेलोसिटी है, क्यों? क्योंकि कोलिजन से पहले इनकी जो वेलोसिटी है वो u1 और u2 है। एक और चीज़ याद रखें बेटा, यहाँ पर जो u1 है और u2 ये दोनों जो हैं इनिशियल वेलोसिटीज़ हैं बॉडी ए और बॉडी बी की, लेकिन कोलिजन से पहले। अब यहाँ पर देखें आप
U1 अगर ग्रेटर होगी U2 से, तो U1 जो है या A जो ऑब्जेक्ट है ये अप्रोच करेगा किसको, B को। फर्ज करें अगर ये हमारे पास B है और ये बॉडी A है, अगर ये स्लो मूव कर रही है और ये हमारे पास फास्ट मूव कर रही है, तो हम कहेंगे U1 जो है ग्रेटर होगा U2 से। जब U1 ग्रेटर होगा U2 से तो क्या होगा, ये अप्रोच करेगा, A बॉडी जो है अप्रोच करेगी किसको, B बॉडी को, तो क्या होगा, इनकी कोलिजन होगी। सही है। अगर U1 फर्ज करें ग्रेटर है U2 से, तो U1 इसको अप्रोच करेगा और इनके बीच में क्या होगी, कोलिजन होगी। अब इस कोलिजन को समझने के लिए हम मोमेंटम पढ़ते हैं, और याद रखिएगा अगर आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसका हमेशा हमेशा इनिशियल और फाइनल मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा, कोई भी चेंज नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर बताया अगर फोर्स नहीं एक्ट हो रही तो हम कह सकते हैं कि उसके अंदर मोमेंटम के अंदर चेंज नहीं आएगा। मोमेंटम होगा लेकिन जो मोमेंटम के अंदर चेंज होगी वो ज़ीरो के बराबर होगी। तो हम यहाँ पर जो आइसोलेटेड वर्ड लिख रहे हैं, आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या है कि अगर आपके पास एक सिस्टम है जिसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना हो तो हम उसको कहेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। अब यहाँ पर देखें, ये जो सिचुएशन थी हमारे पास बिफोर कोलिजन है, ये वाली बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले U1 ग्रेटर होगा U2 से, तो U1 जो है या ऑब्जेक्ट A जो है इसको क्या करेगा, कोलाइड करेगा। तो कोलाइड करेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इसका मोमेंटम क्या होगा, बॉडी A का मोमेंटम कोलिजन से पहले क्या होगा, देखिए कोलिजन से पहले होगा इनिशियल मोमेंटम PI, मतलब इनिशियल मोमेंटम किसका, A का। तो A का मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम का जनरल फार्मूला क्या है, P = mv। तो इसका मास है हमारे पास m1 और वेलोसिटी है U1। क्यों U1, ये कोलिजन से पहले, बिफोर कोलिजन। सेम अगर यहाँ पर देखें U2 इसकी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, और m2 इसका मास है, और ऑब्जेक्ट B का जो मोमेंटम होगा इनिशियल मोमेंटम किसका, बॉडी B का। इनिशियल मोमेंटम बॉडी B का क्या होगा, m2u2। यहाँ पर मैं क्लियर लिख देता हूँ, m2u2 किसका मोमेंटम है, m2u2। ये इनिशियल मोमेंटम है किसका, बॉडी B का। सही है, कोलिजन से पहले। अब जब U1 ग्रेटर होगा U2 से तो A जो ऑब्जेक्ट है अप्रोच करेगा किसको, B को, और इनके बीच में कोलिजन होगी। तो ये सिचुएशन जो है ड्यूरिंग कोलिजन है। ड्यूरिंग कोलिजन M2 और M1। अब यहाँ पर देखें आफ्टर कोलिजन क्या होगा, आफ्टर कोलिजन जो ऑब्जेक्ट A होगा उसका मास तो m1 ही रहेगा और ऑब्जेक्ट जो B है उसका मास m2 रहेगा, लेकिन वेलोसिटीज़ के अंदर चेंज आएगी। यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो v1 होगी, यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो v2 होगी। अब v1 और v2 क्या है, v1 और v2 आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद ऑब्जेक्ट A की वेलोसिटी और ऑब्जेक्ट B की वेलोसिटी, या बॉडी A की वेलोसिटी या बॉडी B की वेलोसिटी, कब, आफ्टर कोलिजन। कोलिजन से पहले क्या थी, U1 U2। अब यहाँ पर कोलिजन तो हो गई, अब फाइनल मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम हम सबसे पहले किसका लिखेंगे, ऑब्जेक्ट A का लिखेंगे। फाइनल मोमेंटम ऑफ A इज इक्वल टू, अब यहाँ पर m1 और लिखेंगे v1। क्यों, क्योंकि द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, इसका मास है m1 और वेलोसिटी है v1। अब अगर हम इस बॉडी B की देखें, फाइनल मोमेंटम की बात करें, तो फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी B इज इक्वल टू m2 v2। सही है। अब एक और चीज़ याद रखें बेटा, यहाँ पर देखिए जो ऑब्जेक्ट A है, ऑब्जेक्ट A जो है वो B के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। ऑब्जेक्ट A जो है वो B के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट A जो है वो B के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। सही है। सेम B जो है वो A के ऊपर भी फोर्स एक्सर्ट करेगा, तो हम लिखेंगे FBA। FAB का मतलब है फोर्स एक्सर्टेड बाय A ऑन B, और इसका मतलब है कि फोर्स B एक्सर्ट कर रहा है किसके ऊपर, A के ऊपर। अब याद रखें दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड में सेम होगा। अगर A फर्ज करें 5 न्यूटन की फोर्स B के ऊपर एक्सर्ट कर रहा है, तो B जो है वो 5 न्यूटन की फोर्स एक्सर्ट करेगा A के ऊपर। अब यहाँ पर देखिए मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है,
मैग्नीट्यूड में तो इक्वल हैं, लेकिन जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, अपोजिट होगी। तो हम लिखेंगे यहाँ पर नेगेटिव साइन। और आपको याद हो न्यूटन का थर्ड लॉ हमसे कहता है कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट या फर्ज करें एक ऑब्जेक्ट या फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है वो सेकंड ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है, तो सेकंड ऑब्जेक्ट जो है वो फर्स्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर भी फोर्स एक्सर्ट करेगा। मैग्नीट्यूड में सेम होगा लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जितनी जो है फोर्स ए एक्सर्ट करेगा बी के ऊपर, उतनी ही फोर्स बी एक्सर्ट करेगा ए के ऊपर। अगर ए फर्ज करे इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट कर रहा है तो बी इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करेगा, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ मोशन से हम लेंगे। अब न्यूटन थर्ड लॉ हमसे कहता है एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए। सही है, जितनी फोर्स ए बी के ऊपर एक्सर्ट करेगा उतनी फोर्स बी ए के ऊपर एक्सर्ट करेगा, लेकिन मैग्नीट्यूड में सेम होगा, डायरेक्शन में अपोजिट होगा। अब यहाँ पर देखें, अगर मुझे बताएं बेटा, फोर्स का हमने फार्मूला पढ़ा था एफ इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। अगर फोर्स ए जो है बी के ऊपर एक्सर्ट कर रहा है, फोर्स ए बी के ऊपर एक्सर्ट कर रहा है, तो मोमेंटम किसका चेंज होगा, बी का होगा। यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था ना, अगर आप किसी भी बॉडी का मोमेंटम चेंज करना चाहते हैं तो आप उस बॉडी के ऊपर क्या अप्लाई करें, फोर्स अप्लाई करें। अगर बॉडी ए के ऊपर ए जो है बी के ऊपर जब फोर्स एक्सर्ट करेगी तो मोमेंटम किसका चेंज होगा, मोमेंटम चेंज होगा किसका, बी का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी डिवाइड में कौन आएगा, टाइम, इज इक्वल टू, और जब बी ए के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा तो मोमेंटम किसका चेंज होगा, ए का चेंज होगा। सही है, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए डिवाइडेड बाय टाइम। सही है, अब आप क्या करें, यहाँ पर देखें टी डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो टी से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सही है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी इक्वल टू माइनस चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए। अब चेंज हम कैसे फाइंड करते हैं, चेंज डेल फाइनल माइनस इनिशियल। अब फाइनल मोमेंटम किसका लेंगे, बी का लेंगे, माइनस इनिशियल मोमेंटम से माइनस करेंगे, लेकिन इनिशियल मोमेंटम भी किसका होगा, बी का होगा। सेम यहाँ पर अगर हम चेंज फाइंड करें तो चेंज कैसे फाइंड करेंगे, फाइनल मोमेंटम ऑफ ए माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए, ऐसे चेंज फाइंड करेंगे। चेंज अगर फाइंड करनी हो तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस करें तो आपको चेंज मिल जाएगी। सही है बेटा। अब देखें यहाँ पर ये जो मैंने चेंज इन बी लिखा है और चेंज इन ए, इट मीन्स बी का मोमेंटम चेंज हो रहा है और यहाँ पर ए का मोमेंटम चेंज हो रहा है। अगर इसका मोमेंटम चेंज हो रहा है इट मीन्स इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है कौन, ए। यहाँ पर ए का मोमेंटम चेंज हो रहा है इट मीन्स इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है कौन, बी। अब यहाँ पर मैंने जो चेंज फाइंड की है, चेंज मैंने फाइंड की है फाइनल माइनस इनिशियल। यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम है तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, और यहाँ पर आप देखिए फाइनल मोमेंटम किसका, बी का, क्योंकि यहाँ पर मोमेंटम चेंज किसका हो रहा है, बी का, और इनिशियल मोमेंटम किसका, बी का। सेम यहाँ पर फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम और किसका, ए का। यहाँ पर हम लिखेंगे ए, सही है, क्यों, क्योंकि हम ए का मोमेंटम फाइंड कर रहे हैं, चेंज जो हो रहा है मोमेंटम ए का। अब यहाँ पर जो माइनस की निशानी है ये किसको शो करती है, माइनस की निशानी इंडिकेट करती है अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रही है। सही बेटा। अब आप वैल्यू पुट करें फाइनल मोमेंटम बी का, देखें फाइनल मोमेंटम बी का m2v2, सही है, माइनस इनिशियल मोमेंटम किसका, बी का, तो ये हो जाएगा m2u2, सही बेटा, इज इक्वल टू माइनस की सिंबल सेम, यहाँ पर हम लिखेंगे किसका मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम ए का। अब फाइनल मोमेंटम ए का देखें m1v1, तो यहाँ पर लिखेंगे m1
v1 माइनस और इनिशियल मोमेंटम किसका, ए का, इनिशियल मोमेंटम ए का m1 u1। सही है। अब आप क्या करें, सबसे पहले इस ब्रैकेट को ख़त्म करें तो ये हो जाएगा m2 v2 माइनस m2 u2, m2 v2 माइनस m2 u2 इज इक्वल टू, यहाँ पर कुछ नहीं समझो, प्लस प्लस इंटू माइनस माइनस m1 v1 माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हो जाएगा m1 और u1। सही है बेटा। अब आप क्या करें, यहाँ पर देखें ये माइनस का है m1 v1, यहाँ के क्या होगा प्लस का, और यहाँ पर ये जो आप टर्म देख रहे हैं m2 u2 ये माइनस का है और यहाँ पर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का। तो रीअरेंज करें, ये हो जाएगा m2 v2, यहाँ पर ये माइनस का है, यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का m1 v1 इज इक्वल टू, यहाँ पर होगा m1 u1 प्लस m2 u2।